नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। संविधान पर चर्चा हुई और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, उन्होंने एक लंबा भाषण दिया संविधान पर और बातें लगभग वही थी जो पहले राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कही थी या प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में संविधान पर चर्चा के अपने जवाब में कही थी। जो बातें इन दोनों नेताओं ने कही, निर्मला सीतारमण ने आज उन्हीं का दोहराव किया। लेकिन आज राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने भी एक लंबा भाषण दिया और उनके भाषण के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से साफ साफ मांग की कि आपको देश से माफी मांगनी चाहिए और माफी इसलिए मांगनी चाहिए क्योंकि आप लगातार झूठ बोल रहे हैं और झूठ एक असंसदीय शब्द है जिस पर जगदीप धनखड़ जी ने टोका भी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस झूठ को असत्य कहा और असत्य शब्द के सहारे उन्होंने अपनी पूरी बात कही। और आज अपने भाषण में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़े इत्मीनान से विपक्ष का जो रुख है, जो संविधान बचाने की उसकी जो मुहिम है, उसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे चले और उन्होंने बड़े इत्मीनान से बीजेपी को समझा दिया कि आप क्या गलती कर रहे हैं और आपकी ये गलती आपको किस तरह से भारी पड़ सकती है। आज एक भी मुद्दा ऐसा नहीं था जिस पर खड़गे जी ने सत्ता पक्ष को, मोदी को समझाइश न दी हो। और जितने देर खड़गे जी बोलते रहे, सत्ता पक्ष की तरफ से कई बार कोशिश की गई कि किसी भी तरह से उन्हें रोका जाए, टोका जाए या कोई हंगामा खड़ा किया जाए, लेकिन खड़गे जी की बातों का कोई जवाब या उनको कहीं भी रोकने में आज सत्ता पक्ष सफल नहीं हुआ। और कई दिनों से हम देख रहे हैं कि राज्यसभा में लगातार हंगामा चल रहा है क्योंकि आसंदी पर बैठे जगदीप धनखड़, उनके खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही गई है। और पिछले दिनों खड़गे जी और जगदीप धनखड़ के बीच काफी तीखी बहस भी हुई थी जिस पर खड़गे जी ने साफ साफ ये कह दिया था कि अगर आप मेरा सम्मान नहीं करते तो हमसे आप कैसे उम्मीद करते हैं, और आप लगातार विपक्ष की आवाज को कुचल रहे हैं। ये गंभीर आरोप लगाए थे खड़गे जी ने और आज उन्होंने लेकिन बड़े इत्मीनान से, बड़ी शांति से अपनी पूरी बात रख दी और उनकी बातों को आज जगदीप धनखड़ को भी सुनना पड़ा। आपको मैं बता दूं कि आज राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब संविधान पर अपनी बात रखी तो उन्होंने उसमें शायराना अंदाज भी उनका दिखा। अहमद फराज की नज्म का जिक्र उन्होंने क्या किया बल्कि पूरी नज्म पढ़कर सुना दी ताकि समझ में आ जाए बीजेपी के लोगों को कि वो क्या कर रहे हैं और उनकी पॉलिटिक्स कहाँ गलत हो रही है देश के लिए। और अपने भाषण की जो भाषण को समाप्त उन्होंने किया राहत इंदौरी के शायरी से। तो कुल मिलाकर आज राज्यसभा का दिन काफी खास रहा क्योंकि लोकसभा में भी हमने देखा जिस तरह से मोदी ने संविधान पर चर्चा में अपना जवाब तो दिया, लेकिन उनके जवाब में केवल और केवल मतलब एक घंटे 50 मिनट का मोदी का लगभग भाषण था और उसका पूरा सार अगर एक लाइन में कहा जाए तो ये था कि गांधी परिवार को निशाने पर लेना और शहीदों का अपमान करना, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इनका अपमान करना, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को कोसना, ये मोदी के भाषण का सार था। और लगातार यही बीजेपी कर रही है। संविधान पर चर्चा बीजेपी करवाने का की वो जो बात कह रही है, लेकिन चर्चा के नाम पर क्या कुछ हो रहा है ये लोकसभा और राज्यसभा में हमने देख लिया। जिस तरह से सत्ता पक्ष के लोग, बीजेपी के लोग केवल और केवल पुरानी बातों को दोहरा रहे हैं, कुछ भी नया नहीं बोल रहे। आज के मुद्दों पर वो बिल्कुल चर्चा नहीं कर रहे। देश में आज जो समस्याएं हैं, जिस तरीके से चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है, जिस तरह से जनता पीड़ित है, उन सब पर न मोदी न उनके मंत्री एक भी शब्द नहीं बोल रहे। और आज खड़गे जी ने इसी पर तंज कसते हुए कह भी दिया कि मोदी जी अतीत में रहते हैं या वो कल्पना जीवी हैं और वर्तमान शब्द तो उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। और वो लगातार नेहरू गांधी परिवार पर निशाना साधते हैं, वो लगातार नेहरू जी की आलोचना करते हैं और सरदार पटेल और बाकी तमाम लोगों से उनका मतभेद दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर खड़गे जी ने बता दिया कि किस तरह से चाहे अंबेडकर हो, चाहे पटेल हो, चाहे नेहरू जी हो, ये सब लोग एक साथ मिलकर अपने जो उनके आपसी मतभेद होते थे उसके बावजूद वो लोग एक साथ मिलकर संविधान को एक देश में एक मिसाल की तरह कायम हो, इसके लिए उन्होंने सबने मिलकर संविधान बनाया और उस पर काम किया। और जो संशोधन हुए वो भी किस लिए हुए,
ये सारी बातें खड़गे जी ने समझाई और इसके साथ साथ एक सलाह दे दी कि आपको इतिहास पढ़ने की जरूरत है। और आज खड़गे जी ने एक शिक्षक की तरह इतिहास पढ़ा भी दिया। उन्होंने कई संविधान संशोधनों का जिक्र किया और उसके पीछे के कारण भी बताए। तो कुल मिलाकर आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक दमदार भाषण दिया और उनके इस दमदार भाषण की सबसे खास बात ये रही कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को ये कह दिया कि आप देश के सामने आप असत्य रख रहे हैं, आप इतिहास को झुठला रहे हैं, आप इतिहास को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं और आप लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं और इन सब के लिए आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री से माफी की मांग आज उठ गई राज्यसभा में। एक तरफ जगदीप धनखड़ पर अभी अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस जो है वो विपक्ष ने दे ही दिया है, उसके बाद अब प्रधानमंत्री से माफी की मांग। तो कुल मिलाकर दिख रहा है कि बीजेपी जो है संविधान पर चर्चा के नाम पर उसकी अब वो खुद फंस गई है, न वो लोकसभा में अपना बचाव कर पा रही है न राज्यसभा में। तो क्या कुछ रहा आज खड़गे जी के भाषण में खास, इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, हमने देखा कि खड़गे जी ने किस तरह से आज अपनी पूरी बात सामने रखी। उन्होंने जिस तरह से अहमद फराज की शायरी को पढ़कर सुनाया और बड़े इत्मीनान से उन्होंने, जिसको कहना चाहिए बिल्कुल विस्तार से उन्होंने एक एक चीज का जिक्र करके ये बता दिया, खुलासा कर दिया कि मोदी सरकार कहाँ गलत है, किस तरह झूठ बोल रही है, किस तरह वो जुमलों को सच साबित करने की कोशिश कर रही है, किस तरह वो इंदिरा गांधी को गलत दिखा रही है। और जो एक खास बात खड़गे जी ने ये कही कि नेहरू का अपमान करने के चक्कर में आप सभी का अपमान कर रहे हैं, आप पटेल का भी अपमान कर रहे हैं, आप अंबेडकर का भी कर रहे हैं, आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी कर रहे हैं, क्योंकि संविधान बनाने में ये सारे लोग शामिल थे और उस समय जो भी संशोधन होते थे वो इन सब की रजामंदी से होते थे। और ये अकेले नेहरू जी का काम नहीं था कि उनका मन आया तो उन्होंने संविधान की एक लाइन काटी और उसमें अपने मन की चीज जोड़ दी। ये काम मोदी भले कर सकते हैं, मन की बात वो करते ही है, नेहरू जी ने ऐसा नहीं किया। लेकिन नेहरू के प्रति जो नफरत है उसका जिक्र आज खड़गे जी ने किया कि आप लोगों में इतनी नफरत भरी हुई है कि आप उनके कारण आप सबको आप सभी को अपमानित करने पर तुले हैं। क्या कहेंगे आज खड़गे जी ने जिस तरह से धो दिया है बीजेपी को और जिस तरह से मोदी से माफी की मांग की है, क्या कहेंगे अमलेंदु जी? देखिए संमित्रा जी, आज तो एक तो खड़गे जी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से धुलाई करी और इतनी धुलाई करी कि निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री थी वो बार बार उछलती हुई नजर आई और पूरा सत्ता पक्ष जो था वो बीच बीच में उछलता रहा और खड़गे जी थे वो डांट के चुप कराते रहे कि तुम बैठ जाओ, चुप हो जाओ, तुमको कुछ नहीं मालूम है, पहले पढ़ो। और फिर उन्होंने जिस तरीके से कटाक्ष किए निर्मला सीतारमण की पढ़ाई लिखाई को लेकर भी, और ये कहा कि भाई ये तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ के आई हैं, यानी ये भी याद दिलाया कि ये JNU में पढ़ी हुई हैं, उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ी हैं जो जवाहरलाल नेहरू के नाम पे बनी है, जवाहरलाल नेहरू की यूनिवर्सिटी में पढ़ के आई हैं, जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ यहाँ बातें कर रही हैं, ये भी एक तरीके से उन्होंने ध्यान दिलाया। और फिर कहा कि भाई हम तो जो है वो म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ कर आए। तो यानी एक तरीके से ज़बरदस्त तरीके से आज खड़गे जी ने प्रहार किए और जो आखिर में उन्होंने एक बात कही समिता जी, वो काफ़ी ज़्यादा मार्क की है। उन्होंने कहा कि हम असत्य का जवाब सत्य से देंगे और तथ्यों के साथ देंगे। ये बहुत मार्के की बात थी कि उत्तर का प्रत्युत्तर देंगे और तथ्यों के साथ देंगे, सत्य के साथ देंगे। ये जो थी बहुत मार्के की बात थी, चूँकि नरेंद्र मोदी के भाषण में तमाम मिथ्या वाचन रहता है और जो लोकसभा में उन्होंने भाषण दिया उसमें बहुत मिथ्या वाचन था। उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने टू द पॉइंट तथ्यों के साथ बातें रखी और सारे प्रूफ वो साथ लेकर आए थे। कहा था कि मैं इसकी एक कॉपी आपको खरीद कर दे भी दूंगा। जब कहा गया कि हमको भी दे दी, उनका मतलब इसको पढ़ के मुझको दे देना चूँकि बहुत कम मिलता है। फिर कहा कि अच्छा बाद में तुमको खरीद के दे भी दूंगा। तो यानी उन्होंने बहुत मजबूती के साथ आज भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार किया और पूरी बिलबिलाहट जो थी वो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता पक्षी वो साफ तौर पर देखी जा सकती थी। एक महत्वपूर्ण बात और ये रही समित्रा जी, आज की जगदीप धनखड़ साहब जो हैं, आज उन्होंने बीच में टोका टाकी कम की। तो ये टोका टाकी कम क्यों हुई है, क्या उस अविश्वास प्रस्ताव का असर है, ये शायद समझा जा सकता है। लेकिन आज काफ़ी कम टोका टाकी जगदीप धनखड़ की तरफ से हुई और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरी रॉ में और पूरे तथ्यों के साथ आज ज़बरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी को धोया और ये बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस संविधान की खिलाफत की थी। फिर जब कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी तब नहीं थी, जनसंघ थी, तो उन्होंने कटाक्ष किया कि भाई हमारे यहाँ दशावतार होते हैं, वो तुम्हारा पहला अवतार था जनसंघ जो था जिसने इसका विरोध किया था और RSS और हिंदू महासभा ने इसका विरोध किया था। तो ये जो उन्होंने कटाक्ष किए ये काफ़ी ज़्यादा मारक थे और भारतीय जनता पार्टी के पास खड़गे जी के इन सवालों के कोई जवाब किसी भी तरीके से मौजूद नहीं है, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा था।
जी बिल्कुल, आज आज जो बातें खड़गे जी ने कही, अब उसका जवाब देने के लिए बीजेपी और कौन से झूठ का एक घोल तैयार करेगी वो देखना होगा, क्योंकि मोदी ने जो कुछ कहा वो ऐसा लग रहा है कि लंबा बोलने के चक्कर में मोदी खुद को फंसा गए और अब बीजेपी के लिए भी बड़ी शर्मिंदगी की स्थिति उन्होंने ला दी है कि अब बीजेपी के बड़े बड़े प्रवक्ता भी मिलकर ये साबित नहीं कर पाएंगे कि मोदी ने जो कुछ बोला वो सही कहा, या वो उन्होंने वो झूठ जो बोला है वो क्यों बोला है। और इस झूठ शब्द को लेकर भी आज काफी एक मतलब हल्के फुल्के माहौल में ही, लेकिन जैसे उन्होंने बताया कि वो लाई बोल रही हैं या वो अनट्रुथफुल बोल रही हैं और उसको आप चलने दे रहे हो और मैं झूठ बोल रहा हूं तो उस पर आप वो कर रहे हो, तो चलो मैं असत्य बोल देता हूं, ये खड़गे जी ने कहा। यानी आज खड़गे जी के भाषण में विट भी देखने मिला, एक हाजिर जवाबी भी देखने मिली, और इसके अलावा जो तथ्यों को उन्होंने सामने रखकर बात की, मोदी सरकार अब इस पर किस तरह से जवाब देगी ये देखना होगा। क्योंकि आज खड़गे जी ने ये बता दिया कि जो संशोधन भी हुए थे, चाहे वो पहला संशोधन हुआ था वो किस तरह से इनको जिम्मेदारी उन्मूलन के लिए हुआ था या अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा के लिए हुआ था, और इसमें नेहरू जी अकेले जिम्मेदार नहीं थे। इसके बाद उन्होंने एक पटेल जी के एक पत्र का जिक्र भी किया जिसमें उन्होंने खुद लिखा था कि ये जो सांप्रदायिक नफरत है और ये सब जो है इसको हमको रोकने के लिए संशोधन ही एकमात्र रास्ता है, ये पटेल जी के पत्र में लिखा हुआ है। तो आज इन ऐतिहासिक तथ्यों के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज अपनी बातें रखी। फिर उन्होंने ये भी बता दिया कि 73वां और 74वां संशोधन जो हुआ था वो किस लिए हुआ था, और क्योंकि आज निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में फिर से राजीव गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि ठीक है उनको क्रेडिट दिया जाता है और वो पंचायत सुधार को और ये सब का, लेकिन वो तो नरसिम्हा राव के समय लाया गया, और मतलब वो राजीव गांधी को किसी भी तरह का क्रेडिट नहीं देना चाहती, ये साफ नजर आया। आज खड़गे जी ने उसको भी बता दिया कि उसकी शुरुआत किस तरह से हुई और वो किस मकसद से उसको अंजाम दिया गया। उन्होंने ये भी बोला कि हमारे कारण महिलाओं को ये सारे अधिकार मिले, और अगर हम हो सत्ता में तो हम अभी तक महिला आरक्षण भी हम लागू भी कर देते, क्योंकि मोदी अपने भाषण में इस बात का भी जिक्र कर रहे थे कि हमने लाया नारी शक्ति वंदन अधिनियम, लेकिन वो कब तक लागू होगा इसका अभी कोई ठिकाना नहीं है। तो जितनी बातें मोदी ने की, आज खड़गे जी ने उनका सिलसिलेवार एक तरह से कहना चाहिए जवाब दिया और तथ्यों के साथ दिया, और वो अभी भी उन्होंने वो ये बोल के गए कि आगे भी हम आपकी बातों को इसी तरह तथ्यों से काटेंगे। तो अमलेंदु जी, यहाँ पर क्या कांग्रेस के पास एक अपर हैंड है? क्योंकि बीजेपी का इतिहास हमको मालूम है, संघ के लोगों ने आजादी की लड़ाई में कभी हिस्सा नहीं लिया, अंग्रेजों का साथ दिया। जिस तरह से गोलवलकर की बात करें, चाहे सावरकर की बात करें या नाथूराम गोडसे की बात करें, इन लोगों ने एक भी काम ऐसा नहीं किया जो देश के हित में दिखता हो। और आज खड़गे जी ने जब ये भी बता दिया कि आप लोगों ने तो तिरंगा भी कब फहराया और आप संविधान को भी नहीं मानते थे, तो एक तरफ तो बीजेपी का और संघ का ये इतिहास है जहां पर उसके पास कुछ नहीं है, तो वो कांग्रेस के महान नेताओं को अपना बनाने की कोशिश करती है। दूसरी बात, कांग्रेस के पास प्लस पॉइंट ये है कि अभी भी कांग्रेस तो संविधान को लेकर ही चल रही है, और बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर उन पर हमला कर रही है, उस पर हमला कर रही है, उसके जवाब देने के लिए उसके पास सारे ऐतिहासिक तथ्य प्रमाण मौजूद हैं। अब जो बात प्रियंका गांधी ने बोली थी कि आप नेहरू जी का नाम आप कहीं कहीं से मिटाते रहिए, उनकी बनाई सब चीजों को आप बेचते रहिए, लेकिन आप इस देश से नेहरू का नाम कैसे मिटा पाएंगे? ठीक वही बात है कि जो इस देश के इतिहास में घट चुका है, जो अभी अभी का इतिहास है, पुराने इतिहास को तो बीजेपी के जो इतिहासकार हैं वो बदलते रहते हैं, लेकिन अभी का जो इतिहास है ये तो सब देख रहे हैं और सब कुछ दस्तावेजीकरण इसका है। अब ऐसे में क्या बीजेपी कांग्रेस पर हमला करने की स्थिति में रहेगी या ऐसे ही झूठ मूठ का सहारा लेकर वो आगे बढ़ती रहेगी? क्योंकि जितना भी वो झूठ बोलेगी उतना ज्यादा वो फंसेगी। क्या आपको ऐसा लगता है? एक तो समिता जी, आज झूठ को लेकर बड़ी मज़ेदार बातें हुई खड़गे जी के भाषण के दौरान। खड़गे जी ने जब झूठ का इस्तेमाल किया तो जगदीप धनखड़ साहब ने कहा कि आप झूठ नहीं असत्य कह सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि असत्य है, घोर असत्य है, ये खड़गे जी ने कहा। और फिर उसके बाद कहा कि जो निर्मला सीतारमण बोल रही थी तो उन्होंने लाई शब्द का इस्तेमाल किया था अंग्रेजी के, तो आपने उनको अनुमति दे दी और मेरे झूठ पे आपको जो है वो आपत्ति हो रही है। तो यानी लाई का अर्थ जो है वो भी झूठ है, और चाहे असत्य बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, ये खड़गे जी ने आज कहा। दूसरा ये समिता जी कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी अगर असत्य बातें नहीं करेगी तो करेगी क्या, फिर है क्या उसके पास करने के लिए?
तो यही खड़गे जी आज वो बता रही थी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार असत्य बोल रही है और किस तरीके से भ्रामक प्रचार करती है और उसका जवाब दिया जाना कितना ज़्यादा जरूरी है। और फिर ये भी कहा उन्होंने कि अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया होता तो ना मोदी प्रधानमंत्री होते, ना निर्मला सीतारमण यहाँ जो थी वो बैठी होती मंत्री बनकर, और ना खड़गे जी खुद जो है वो नेता विपक्ष होते अगर कांग्रेस ने नहीं कुछ किया होता। ये कुछ कांग्रेस ने किया और संविधान बना, और संविधान बनाने में उसकी जो भूमिका थी और आज़ादी की लड़ाई में जो उसकी भूमिका थी उसकी वजह से आज सब यहाँ बैठे हुए हैं, ये उन्होंने एक तरीके से कहा। और एक मज़ेदार वाक़या हुआ कि वो जब कह रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे सत्य असत्य पर ही जब सब बातें कर रहे थे तो उधर से जो कहा गया उन्होंने कहा खड़गे जी ने कि भाई बहुत से लोग इधर से जाके उधर बैठ गए और जोर जोर से जाकर बोलते हैं। तो फिर जयराम रमेश ने था वो इशारा किया खड़गे इनकी धनखड़ साहब की तरफ, तो जब इनकी तरफ ये इशारा किया तो फिर धनखड़ साहब ने खुद याद दिलाया खड़गे जी को कि वो जयराम रमेश कुछ कह रहे हैं। तो जयराम रमेश ने इशारा किया कि हाँ ये सामने बैठे हैं ये भी, यानी कि जो जगदीप धनखड़ साहब हैं ये भी पहले कांग्रेस में थे। तो शर्मिष्ठा जी ये जिस तरीके से आज हुआ सदन में और खड़गे जी ने जोरदार तरीके से टू द पॉइंट और तथ्यों के साथ जो बातें रखी उससे भारतीय जनता पार्टी के झूठ को एकदम से खोल कर रख दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो असत्य बातें करते हैं उसको खोल कर रख दिया और साफ तौर पर मांगी कि आपको सदन में माफ़ी मांगनी चाहिए जो आपने लोकसभा में असत्य बोला है। अब देखना ये शर्मिष्ठा जी कि मोदी जी जब राज्यसभा में आएंगे तो जिस तरीके से उन्होंने 2 घंटा 50 मिनट का असत्य भाषण लोकसभा में दिया, यहाँ वो कितनी देर देते हैं और कितनी देर असत्य वाचन यहाँ करते हैं अब ये देखने वाली बात होगी। और माफ़ी मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं। मुझे लगता है कि जो राज्यसभा की स्थिति है उसमें नरेंद्र मोदी को असत्य बोलने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है और उसको काफ़ी ज़्यादा प्रतिवाद का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि प्रियंका गांधी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी वहाँ जिस तरीके से भाषण देते रहे उनके साथ के लोग जो थे वही सब जो थे वो एक तरीके से कहा जाए वो बोर हो गए और इतने बोर हुए कि जेपी नड्डा जो थे वो सोने लगे और जैसे ही मोदी जी ने उनकी तरफ देखा तो एकदम से उचक कर बैठ गए तन कर कि जैसे वो बहुत गौर से नरेंद्र मोदी को सुन रहे हैं। तो अब देखना ये है कि नरेंद्र मोदी यहाँ क्या करते हैं। लेकिन एक बात तय है कि अब भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भी आकर बोलेंगे वो उसी तरीके से यहाँ मिथ्या वाचन कर सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं जिस तरीके से लोकसभा में किया और यहाँ करेंगे। लेकिन तथ्य जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तथ्यों के साथ जो था डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ रखा। डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा, सरदार पटेल ने क्या कहा, ये सारी बातें उन्होंने आज सदन में रखी। शर्मिष्ठा जी बिल्कुल, खड़गे जी के भाषण के कुछ अंश अभी हम एक बार फिर से सुन लेते हैं कि क्या कुछ कहा। लेकिन एक बार हम अपने दर्शकों को और याद दिला दें कि 13 तारीख को प्रियंका गांधी ने लोकसभा में भाषण दिया था, 14 तारीख को राहुल गांधी ने अपनी बात रखी थी और आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में अपनी बात रखी। और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह और निर्मला सीतारमण इन 3 लोगों के भाषण हुए। तीनों के भाषण में एक जैसी बातें, वही दोहराव, वही शाहबानो प्रकरण, इमरजेंसी का जिक्र और संविधान संशोधन कांग्रेस की सरकारों में कितने बार हुए, यही सारी बातें तीनों बीजेपी नेताओं के उनके भाषण में थी। और कांग्रेस नेताओं के भाषण में भी संविधान बचाने की बात थी, लेकिन खास बात यह रही कि इन तीनों के भाषण में अलग अलग तरीकों से मोदी सरकार पर हमले हुए। प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर कहा कि आप वर्तमान की बात करिए, राहुल गांधी ने एकलव्य और उन्होंने जाति जनगणना और इन सब की बात की, संभल और मणिपुर का मुद्दा तो उठाया ही। खड़गे जी ने भी आज उन मुद्दों को उठाया, जाति जनगणना वगैरह पर तो उन्होंने कुछ खास उतना नहीं बोला, लेकिन उन्होंने ये सब जो बातें कही कि आप इमरजेंसी, आप बार इमरजेंसी की बात करते हो, चुनाव में भी करते हो, संसद में भी करते हो, हर जगह वही बात करते हो। तो हम तो उस पर गलती पर हम माफी भी मांग चुके हैं। और उसके बाद 1980 में अदालत ने भले ही इंदिरा गांधी को सजा सुनाई, लेकिन जनता की अदालत में इंदिरा गांधी को भारी बहुमत मिला। इसका मतलब कि जनता जो है वो इंदिरा गांधी के साथ खड़ी रही है। ये आज बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने याद दिला दी मोदी को। और जिस तरह से खड़गे जी ने आज इतिहास की और तमाम बातों को लेकर एक पाठ पढ़ा दिया है बीजेपी को, बीजेपी उससे क्या सबक लेगी ये देखना होगा। सुन लेते हैं खड़गे जी के भाषण के कुछ खास हिस्से। चाहे पॉलिटिकल साइंस में हो, चाहे हिस्ट्री में हो, चाहे एंथ्रोपोलॉजी में हो, चाहे अपना हर सब्जेक्ट पे वहां पर बहुत ही उनको मान सम्मान दुनिया में मिलता है। और बहुत से जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं वो दुनिया में अपना नाम किए हैं और डेमोक्रेसी पे बहुत बड़ा विश्वास रखते हैं। लेकिन यहाँ अनडेमोक्रेटिक थिंग्स को जो खत्म करने की बात हो रही है,
जो डेमोक्रेटिक थिंग्स है उसको खत्म करने की बात यहां हो रही, ये कैसा? अरे जो आइडियोलॉजी को आप एक बार स्वीकार करते हो, ये बार बार कैसा बदलता है? आपने तो, अरे चुप बैठो भाई, अब बार बार आप कैसा बदलते हो? मैं एक ही पार्टी में हूं कम से कम 1969 से आज तक कोई पार्टी नहीं, एक ही सिंबल है मेरा, एक गाय बछड़ा, अब क्या है हाथ। मैं किधर नहीं गए, तो यहाँ घंटे को सर जरा उनको चुप रहने का भी बोलिए, क्योंकि मैं तो चुप बैठा था जब निर्मला सीतारमण जी बात कर रही थी। कुछ नहीं सर, पता नहीं कब ये हृदय परिवर्तन हुआ इनका, 224 के चुनावों के बाद हुआ क्या पहले ही हुआ था मुझे मालूम नहीं। आज जो कॉन्स्टिट्यूशन की अब जरा बात कर रहे हैं, अब अभी हुआ, कब हुआ मुझे मालूम नहीं, लेकिन कम से कम उनका हृदय परिवर्तन करने का काम इस देश की जनता ने 2024 के इलेक्शन में दिखाया। सर मैं और एक बात कहना चाहता हूं, पूरा देश जानता है 1949 में आरएसएस नेताओं ने भारत के संविधान का विरोध किया था, क्योंकि ये मनुस्मृति पर आधारित संविधान नहीं था। इस बारे में आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने 30 नवंबर 1949 के अंक में विरोध करते हुए संपादकीय यानी एडिटोरियल में ये लिखा था, आप लोगों के मन में आज भी मनुस्मृति वो कायम है। मैं बार बार बोलता रहा, आप लोग उल्टा हमारे ऊपर ही इल्जाम आप लगाते रहे। सर सभापति जी, न तो इन्होंने संविधान को स्वीकार किया, न तिरंगे झंडे को माना, इसीलिए पहली बार 26 जनवरी 2002 को कोर्ट के आदेश पर आरएसएस हेडक्वार्टर पर तिरंगा मजबूरी में फहराना पड़ा। सर तिरंगे झंडे को माना, इसीलिए पहली बार 26 जनवरी 2002 को आरएसएस हेडक्वार्टर पर तिरंगा मजबूरी में फहराना पड़ा, क्योंकि कोर्ट का आदेश था। चलिए कम से कम यहाँ पर हम बिंदु जी एक बार फिर हालिया इतिहास, मतलब बहुत पुरानी बात नहीं है, और 2002 26 जनवरी का जिक्र मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। हालांकि संघ में जब से ये संघ के मुख्यालय पर ये जो तिरंगा फहराया है और संघ तिरंगे का विरोध कर रहा था, ये बात तो भी इतिहास में दर्ज है, क्योंकि पटेल जी ने भी कहा था कि जब आप तीन के अंक को आप कैसा बुरा बोल सकते हैं, क्योंकि त्रिमूर्ति जो है या हमारे भी तो 3 देव होते हैं, ये पटेल जी ने जवाब भी दिया था उस समय संघ को। हालांकि अभी जो खड़गे जी ने याद दिलाया, उस पर जगदीप धनखड़ ने ये कहा भी कि सबसे आखिरी में उनके भाषण के बाद कि आप जो कोर्ट के आदेश की वो प्रति जो है वो भी आप यहाँ दीजिएगा, तो इसका मतलब है कि ये सारी बातें अब संसद की कार्रवाई में आधिकारिक तौर पर दर्ज भी हो जाएंगी। तो बीजेपी संघ की इन मतलब जो कारनामे बोले या जो गलतियां बोले या जो उसका एक चेहरा है उसको कितना छुपाने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि मोदी जिस तरह से अभी जैसे ही 15 अगस्त आता है हम देखते हैं कि वो तिरंगा फहराने का अभियान चालू कर देते हैं और तमाम सरकारी कर्मचारियों को आदेश होते हैं कि आप अपने अपने घरों पर भी तिरंगा फहराएं, और तिरंगा को लेकर एक पूरी नौटंकी जो है वो पूरे देश में मोदी करवाते रहे हैं, केवल इसीलिए क्योंकि संघ ने कभी भी तिरंगे का सम्मान नहीं किया। और आज खड़गे जी ने जिस तरह से ये बात कही, जिस तरह से उन्होंने संघ के जो ऑर्गेनाइजर में जो छपा है संविधान के खिलाफ, ये सारी बातें जो आधिकारिक रूप से आज दर्ज हो चुकी हैं राज्यसभा में, अब मोदी आएंगे राज्यसभा में भाषण देने, तो क्या वो कांग्रेस पर
फिर से कोई हमला बोलेंगे किसी और बात को लेकर, क्योंकि शाहबानो प्रकरण का जिक्र हो, चाहे ये संविधान संशोधनों की बात हो, ये सारी बातें तो वो लोकसभा में पहले ही बोल चुके हैं और उस पर अब वो फंस रहे हैं। क्या दोबारा अपने को फंसाने की गलती मोदी करेंगे? एक तो पहला सवाल ये, और दूसरा जो उन्होंने ये कहा अपने भाषण में, खड़गे जी ने 51A उसका जिक्र किया कि इंदिरा गांधी ने उस संशोधन को जो किया था उसके बाद वो मौलिक कर्तव्य लाई। फिर उन्होंने बोला कि कर्तव्य की बात, और कर्तव्य पथ पर मोदी जो है नाम ऐसा रखते हैं और वो कर्तव्य को ही भूल चुके हैं। ये जो तंज है खड़गे जी का, क्या कहेंगे अमलेंदु जी कि आज खड़गे जी के भाषण के बाद मोदी अब किस तरह से अपना बचाव कर पाएंगे? एक तो संमित्रा जी, आज जगदीप धनखड़ ने मुझे लगता है कि आरएसएस से अपनी पुरानी दुश्मनी निकाल ली है, और वो इसलिए कह रहा हूँ मैं कि उन्होंने जो आखिर में कहा कि ये जो आपने एक अदालत के आदेश का जिक्र किया उसको कृपया आप दाखिल करें। अब वो केस मैं आपको बता देता हूँ संमित्रा जी, वो केस है सन 2001 का, नागपुर का केस नंबर 176, और इस केस नंबर 176 2001 का जो है ये आरएसएस के मुख्यालय पे तिरंगा झंडा फहराने का है। 26 जनवरी 2001 को 3 लोग जो थे, बाबा मेढे, रमेश कलम्बे और दिलीप चटवानी, ये 3 लोग जो थे ये गए थे झंडा फहराने के लिए आरएसएस के मुख्यालय पर, और इनकी गिरफ्तारी हुई थी। और इन तीनों को 2013 में, अगस्त 2013 में नागपुर की अदालत ने बाइज्जत बरी किया था इस केस में। ये केस है, इसका आदेश मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो दाखिल कर सकते हैं अब राज्यसभा में, और हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर कलंक जो है वो राज्यसभा के दस्तावेजों में भी दर्ज हो जाएगा। अदालती दस्तावेज तो ये है ही। तो ये केस है शर्मिष्ठा जी जिसको मल्लिकार्जुन खड़गे जो थे वो बता रहे थे, और मुझे लगता है खड़गे जी को आज ही दाखिल कर देना चाहिए, ताकि कल जब नरेंद्र मोदी आए भाषण देने के लिए तो उनके सामने वो केस का जो आदेश है वो फहराया जाए कि इन 3 लोगों को बरी किया गया था। 26 जनवरी 2001 का वो घटना थी, और अगस्त 2013 में वो लोग बाइज्जत बरी किए गए 3 लोग जो हैं, ये उनका नाम है जो मैंने आपको बताए। तो ये है, और ये एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो है वो हो गया। तो जगदीप धनखड़ जो हैं, जो आरएसएस के एकलव्य हैं, उन्होंने आरएसएस से अपनी दुश्मनी निकाल ली है, जिसके वो एकलव्य हैं, क्योंकि एकलव्य भी तो गुरु द्रोणाचार्य के खिलाफ मतलब था मामला, अंगूठा काट लिया गया था। तो आरएसएस ने जो अंगूठा काट लिया है जगदीप धनखड़ साहब का, तो उन्होंने अपनी दुश्मनी पूरी कर ली, और नरेंद्र मोदी को आकर जवाब देना पड़ेगा, एक चीज़। दूसरा, जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने और बहुत सारी बातें कही, और जो आपका भी सवाल था कि ये क्या नरेंद्र मोदी अब आकर के इसका जवाब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी अब उनके सामने अब बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी और ये जवाब उनको देने होंगे। और जो सवाल यहाँ उठाए जा रहे हैं, और इस तरीके से जो सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज रखे हैं, नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इन सवालों के जवाब देना। आरएसएस का बचाव कितना करेंगे? जगदीप धनखड़ भी आज आरएसएस का बचाव नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने एक तरह से दुश्मनी पूरी कर ली कि आप वो डॉक्यूमेंट जो ला कर दे दीजिए। तो डॉक्यूमेंट जब आ जाएगा तो नरेंद्र मोदी किस मुँह से आकर आरएसएस की बात करेंगे? तो जिस तरीके से 52 साल तक आरएसएस ने तिरंगा झंडा नहीं फहराया, और मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना जो है वो बिल्कुल सही है कि आपने 26 जनवरी 2001 तक नहीं फहराया तिरंगा झंडा, और फिर 26 जनवरी 2002 को आपने झंडा फहराया, चूंकि वो केस अदालत में पहुंच चुका था, उस पर बहस हो रही थी और आप नहीं चाहते थे कि आपके मुख्यालय पर आकर फिर कोई दूसरा झंडा फहराए, तो आपने झंडा फहराया। तो ये आरएसएस के जो क्रियाकलाप हैं वो सब सामने आ गए हैं। इसी तरीके से जो संविधान को लेकर जो विरोध किया आरएसएस ने, और किस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर को जो था वो स्वास्तिक का झंडा देने की पेशकश की, बाबा साहब ने कहा कि मेरा एक ही झंडा है, वो है तिरंगा झंडा। तो ये भी उन्होंने जिक्र किया, और हल्ला तो मचाया बीजेपी के लोगों ने, लेकिन इस पर कोई प्रतिवाद नहीं कर पाए कि हाँ, आरएसएस के लोगों ने बाबा साहब को तिरंगे की जगह स्वास्तिक देने की कोशिश की थी, और बाबा साहब ने जो था वो फटकार दिया था। क्योंकि नरेंद्र मोदी कल जो थे बार बार जो बाबा साहब का जिक्र कर रहे थे, तो बाबा साहब का ही जिक्र है वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज किया। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिए हैं, और जो करारे वार किए हैं आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने, नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पर इसको सुन रहे होंगे, जहाँ भी बैठ कर सुन रहे होंगे, बहुत तिलमिला गए होंगे। और अब देखना ये है कि कल नरेंद्र मोदी आकर क्या जो है वो बातें करते हैं और किस तरीके से इन बातों का जवाब देते हैं। लेकिन एक बात तय है कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी आज बुरी तरीके से बेनकाब हो गई है, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुरी तरीके से संविधान के मसले पर, आरक्षण के मसले पर, जातिगत जनगणना के मसले पर पूरी भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब कर दिया शर्मिष्ठा जी। और सबसे खास बात ये रही कि खड़गे जी के भाषण में कहीं ऐसा नहीं दिखा कि उन्होंने किसी निजी हमले का प्रतिवाद किया, या उन्होंने बीजेपी के किसी नेता पर जाकर उन्होंने निजी तौर पर हमला किया। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना ये बता दिया कि बीजेपी की हकीकत क्या है, वो किस तरह से
संघ के निर्देशों पर चलती है और संघ का जो एजेंडा है वो है हिंदू राष्ट्र का और आखिर में इस देश में मनुस्मृति को लागू करने का। यही इन्हीं मकसद से संघ ने जो अपने जो बीजेपी का गठन किया वो यही मकसद था। और आज खड़गे जी ने बेहद शांत तरीके से अपने भाषण में उन्होंने बता दिया। और अहमद फराज की जो नज्म उन्होंने पूरी पढ़ी, थोड़ा सा हिस्सा एक बार हम अपने दर्शकों को फिर सुना देते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते हो, इस शहर में नगमे बहने दो, बस्ती में हमें भी रहने दो, हम पालनहार हैं फूलों के, हम खुशबू के रखवाले हैं, तुम किसका लहू पीने आए, हम प्यार सिखाने वाले हैं। अहमद फराज की ये जो नज्म है ये बीजेपी को अब बड़ी चुभ रही होगी, क्योंकि इसमें एक तरफ मोहब्बत और दूसरी तरफ नफरत। और आगे ये उन्होंने ये भी लिखा है, वो लाइनें अभी इस समय मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने जो अहमद फराज ने लिखा था कि जब ये शहर खंडहर बन जाएगा तब तुम किस पर पत्थर चलाओगे, कुछ इस तरह की बात भी लिखी। तो आज खड़गे जी ने इस नज्म को जो पढ़ा उसमें उन्होंने ये बता दिया कि बीजेपी जिस तरह से पूरे देश में नफरत का माहौल बना रही है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने पूरी भारत जोड़ो यात्रा निकाली और उसमें काफी हद तक कामयाब भी हुए, जिस तरह से लोकसभा में कांग्रेस की सीटें बढ़ी या इंडिया गठबंधन को मजबूती मिली, वो उसका एक बड़ा कारण यह है कि भारत जोड़ो यात्रा के कारण लोगों को बीजेपी की असलियत समझ में आई। और इसके साथ साथ जो संविधान बचाने की जो बात कही थी राहुल गांधी ने और इंडिया गठबंधन के बाकी नेताओं ने भी, अब बीजेपी उसी मुद्दे पर फिर से घिर रही है, क्योंकि संविधान को लेकर राहुल गांधी का बहुत मजाक उड़ाया। हमने सुना था कि राजनाथ सिंह ने बोला कि वो जेब में रखकर चलते हैं, अनुराग ठाकुर बोलते हैं कि उनको कितने पन्ने हैं संविधान में ये उनको नहीं पता होगा। तो बिल्कुल बेबुनियाद बातों पर राहुल गांधी पर हमला करना। लेकिन खड़गे जी के भाषण में कहीं भी मोदी पर हमला नहीं किया गया, लेकिन मोदी से माफी की मांग जरूर की गई है। अब ये जो मांग है लिंदु जी, क्योंकि उन्होंने ये भी बोला कि आप सोशलिज्म, धर्मनिरपेक्षता, ये सारी इन बातों को तो आप सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर से वो किया है जिसको हटाने की मांग की गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, फैसला सुना दिया कि ये संविधान से नहीं हटेगा। और उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज उस प्रस्तावना को भी पढ़कर सुनाया। उन्होंने आर्टिकल 15 का जिक्र किया जिसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी देश में भेदभाव हो रहा है। तो एक एक करके सारे मुद्दों पर खड़गे जी ने आज अपनी बात रखी और उन्होंने ये भी कहा कि आप जब ये भेदभाव की बात कर रहे हो और हमले करते हो, तो फिर मैं कैसे भूलूं जो हमले हम 5000 सालों से मतलब सहते आए हैं। यानी यहाँ पर एक दलित होने की जो पीड़ा है उसका भी जिक्र खड़गे जी ने कर दिया। अमरिंदु जी, अब ये जो माफी की मांग है, क्या मोदी माफी मांगेंगे या कांग्रेस अब इस मुहिम को आगे ले जाएगी? क्योंकि मोदी ने वाकई न केवल असत्य बोला, अगर झूठ को असंसदीय शब्द वो कह रहे हैं और संसद की कार्रवाई में शामिल नहीं करते, असत्य तो बोला है मोदी ने। और खड़गे जी ने यह भी बोला कि आप तो इतना असत्य बोल रहे हैं कि अब आप गोएबल्स को भी पीछे छोड़ देंगे। यानी हिटलर का जो मंत्री था जो कहता था कि 100 बार झूठ बोलो तो भी वो सच लगने लगेगा, बीजेपी इसी पर काम कर रही है। ये बात आज खड़गे जी ने बाकायदा राज्यसभा में कह दी। तो अब जब वो ये माफी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि मोदी के जो झूठ हैं वो न केवल कांग्रेस को लेकर हैं, बल्कि वो सीधे सीधे शहीदों का भी अपमान कर रहे हैं। और आज शहीदों की बात निकली तो वो भी याद आता है कि आज 16 दिसंबर है, जिस तरह से इंदिरा गांधी के नेतृत्व में उस समय बांग्लादेश का वो गठन हुआ और आज ही के दिन सरेंडर किया था पाकिस्तानी सेना ने। और ये कल खबर थी कि जो सेना के मुख्यालय से वहां से ये फोटो हटा दी गई, वो तस्वीर, ऐतिहासिक तस्वीर, इसको लेकर भी काफी सवाल उठ रहे हैं कि वहां पर आपने चाणक्य और महाभारत और तमाम दूसरी तस्वीरों का एक वो बनाया है और आपने इस एक ऐतिहासिक तस्वीर को हटा दिया जिसमें पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना के सामने समर्पण कर रही है, उस पर हस्ताक्षर कर रही है। और इसका ऐसा इसलिए किया गया ताकि आप इंदिरा गांधी के योगदान को भुला सकें, उनका अपमान कर सकें, लेकिन आखिर में आप अपमान कर रहे हैं देश के शहीदों का। तो ये जो देश के शहीद, इसमें इंदिरा गांधी भी शामिल है, राजीव गांधी भी की शहादत भी शामिल होती है। मोदी क्या इसके लिए कभी माफी मांगेंगे या देश की जनता उनको मजबूर कर देगी कि वो माफी मांगे? समिता जी, तो मुझे लगता है कि कल जब नरेंद्र मोदी आएंगे तो विपक्ष जो है जोर शोर से माफ़ी का मुद्दा उठाएगा कि आपने मिथ्या वाचन किया है लोकसभा में, उसके लिए आप माफ़ी मांगिए, चूंकि ये मांग भी की है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। और हो सकता है कि नरेंद्र मोदी बोलने के लिए खड़े हों उससे पहले ये नारे लगने लग जाएं कि नरेंद्र मोदी माफ़ी मांगो, ऐसा भी हो सकता है। और नरेंद्र मोदी तैयारी से आना चाहिए माफ़ी मांगने के लिए। माफ़ी मांगना जो है वो बड़प्पन को दिखाता है,
कमजोरी को नहीं दिखाता है। अगर मोदी जी ने मिथ्यावाचन किया है, जिसको हम लोग झूठ कह रहे हैं, असंसदीय शब्द है झूठ, लेकिन मिथ्यावाचन किया है, असत्य बोला है, तो उसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और माफ़ी शायद वो मांगेंगे भी, क्योंकि राष्ट्र से बड़े नहीं है नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी ने जो भी बातें कही लोकसभा में, वो सारा जो था एक तरीके से वो इस देश के जो हमारी लंबी परंपरा रही है उसके ऊपर हमले थे, तो इसलिए उनको माफ़ी तो मांगनी चाहिए। दूसरा, ये जो फोटो हटाने वाला है वार वाला 1971 वाला, और आज के ही दिन जो था इंदिरा गांधी ने दुनिया का भूगोल बदल दिया था, एक नया देश जो था वो पैदा हो गया था, और आज ही जो है वो सरेंडर किया था पाकिस्तानी सेना ने, उसका जिक्र भी जो था मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में किया। नरेंद्र मोदी ने जो आज एक ट्वीट किया है शर्मिष्ठा जी, उसमें कहीं भी तो ना तो इंदिरा गांधी को बात की गई है, ना उसमें नरेंद्र मोदी ने कहीं सैम मानेकशॉ की बात की है, और ना तत्कालीन जो रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री थे बाबू जगजीवन राम, उनका कहीं कोई जिक्र है। ये तीनों का जिक्र के बिना आज की तारीख को याद नहीं किया जा सकता। नरेंद्र मोदी इसके लिए एक तरीके से कहा जाए वो देश के अपराधी के तौर पे खड़े हैं, चूंकि उन्होंने इन तीनों को याद नहीं किया। देश के शहीदों का आप अपमान कर रहे हैं। उन शहीदों में इंदिरा गांधी भी शामिल हैं, राजीव गांधी भी शामिल हैं, और तमाम वो शहीद शामिल हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, वो चाहे सैन्य रहे हों और चाहे आज़ादी की लड़ाई के दौरान के हमारे शहीद रहे, उनका जो है नरेंद्र मोदी ने अपमान किया है। तो नरेंद्र मोदी को माफ़ी तो मांगनी चाहिए, और मुझे लगता है विपक्ष इस मसले को जोर शोर से उठाएगा। सदन में जब नरेंद्र मोदी आएंगे उनसे मांग करेगा, नरेंद्र मोदी माफ़ी मांगो। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज ये शुरुआत कर दी है कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, मांगते नहीं मांगते हैं वो उनके ऊपर है, लेकिन मिथ्यावाचन इतना आसान नहीं होगा राज्यसभा में करना जितना नरेंद्र मोदी लोकसभा में करके चले आए हैं। चूँकि बहुत लंबा चौड़ा उनका भाषण था, उबाऊ भाषण था, तो अपना उबाऊ भाषण अपना देते रहे और विपक्ष ने उसको उसी तरीके से लिया, लेकिन उनके मिथ्यावाचन पर राज्यसभा में अब निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी और विपक्ष उनसे माफ़ी मंगवा सकता है, समिता जी उनको बाध्य कर सकता है कि यहाँ वो माफ़ी मांगे। जी, और भले ही माफी न मांगे और इस बात पर उनकी सरकार अभी भले गिरे ना, लेकिन एक ये दाग तो मोदी के शासन के पन्नों पर जुड़ ही जाएगा कि प्रधानमंत्री से संसद में माफी की मांग की गई, और वो भी इसीलिए क्योंकि उन्होंने देश को गुमराह किया। और वो ऐसा नहीं है कि वो पहली बार उन्होंने ये हरकत की हो, जब उन्होंने वो चुनावी मंचों से अपना भाषण देते थे, जिसका जिक्र प्रियंका गांधी ने किया था कि आप ये डराते हैं लोगों को कि वो मंगलसूत्र चोरी करके ले जाएंगे, या उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो एक बयान था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अल्पसंख्यकों पर को संसाधनों का जो हक देना चाहिए, उसको लेकर उनकी जो चर्चा थी उसको भी उन्होंने केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित करके बताने की कोशिश की थी। यानी मोदी कहीं कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते जहां वो झूठ बोलकर कांग्रेस के नेताओं पर दाग लगाएं, ऐसी उनकी कोशिश रहती है। लेकिन ऐसा करने में अब खुद उनके दामन पर जो कीचड़ है या जो बोले दाग कहें वो बढ़ते जा रहे हैं, और मोदी जो है अपने सत्ता को बचाने के लिए, चाहे अदानी को बचाने के लिए जो जिस तरह से पूरा खेल कर रहे हैं, उससे न केवल संसद की गरिमा गिर रही है, बल्कि आप इस देश के जो संसदीय इतिहास है उसको भी धूमिल करने की कोशिश मोदी कर रहे हैं। और आज नहीं तो कल इन तमाम चीजों के लिए उनको माफी तो मांगनी ही पड़ेगी, ऐसा आज के खड़गे जी के भाषण से लगा। और इनसे पहले जो राहुल गांधी ने जो बातें कही, उन्होंने मनुस्मृति और संविधान दोनों को दिखाकर पूछ लिया कि आप किसके साथ हो। प्रियंका गांधी ने भी ये कहा कि इतिहास की बात बहुत हो गई, आप वर्तमान की बात क्यों नहीं कर रहे। तो कांग्रेस अपने मुद्दे पर अभी भी कायम है कि देश में अभी जो चीजें चल रही हैं, मणिपुर का मामला है, संभल का मामला है, महंगाई का मामला है, बेरोजगारी का मामला है, महिला सुरक्षा का मामला है, युवाओं के लिए जो अग्निवीर को जिस तरह से आप ले आए हैं, किसानों को आप जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, तमाम जो दिक्कतें हैं उन पर एक शब्द नहीं कहते और संविधान की रक्षा करने का दम भरते हैं। ऐसे मोदी पर आज माफी की मांग उठ गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने माफी की मांग उठाई है। देखना होगा कि कल जब मोदी आते हैं या जब भी वो राज्यसभा में अपना जवाब रखते हैं, कितने घंटे का एक तो उनका भाषण होता है और उसमें फिर कितने नए झूठ जोड़े जाते हैं, और जब मोदी झूठ जोड़ेंगे तो क्या जगदीप धनखड़ उनको टोकेंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो अमलेंदु जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।